हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। वॉरियर बैच में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, ये वॉरियर बैच अपना 9th क्लास के लिए चल रहा है। ठीक है, इसमें हमारी अभी तक दो चैप्टर वन चैप्टर वन चैप्टर वन का दो वीडियोस आ चुका है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो वीडियो आप देख चुके होंगे, उसके बाद ये तीसरी वीडियो देखने आएंगे होंगे। ठीक है, दो वीडियो में हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस तीसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उनका मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आप याद रखना, मैं एक्सरसाइज के लास्ट में जो दिया रहता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी का अगर बुक होगा, एनसीईआरटी का बुक होगा, तो बीच में मिडिल में जो होता है ना, बीच में भी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे मेरे भाई। ठीक है, अगर आप उसका सॉल्यूशन खुद से करते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपको चीजें बहुत रिलेट कर पाओगे, आप अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आप पूरे इत्मीनान के साथ वीडियो देखना है, आपको नोट्स करने हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, नोट्स कैसे बनाएं, क्या कैसे करें, जो भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, कि आपको कैसे, मतलब कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें जरूर बताओगे। ठीक है, तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आपको मैं बता दूं, पदार्थ और उसकी अवस्था जो है ना, उसका जो अभ्यास हल है वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, निम्नलिखित तापमानों को सेंटीग्रेड इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, ठीक है, आपको दिया है 300 के मतलब केल्विन और 573 केल्विन। ठीक है, तो आपको एक सूत्र हमने बताया था, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है केल्विन माइनस 273। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 300 केल्विन। तो क्या रखो, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन की जगह पे क्या करोगे आप, 300 दे दोगे, है ना। 300 माइनस 273 कितने हो जाएंगे, आपको 27 डिग्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 27 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर आपको 573 को करना है तो क्या लिखोगे, डिग्री सेंटीग्रेड, आपको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है अपना, है ना। आप क्या करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन कितना दे रखा है, 573 माइनस 273, है ना। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला मेरा है कि आपको इस बार डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, वो केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो आपको ये अभी आपने जाना कि केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273, सेंटीग्रेड प्लस 273 ये भी हो सकता है ना। अभी आपने बताया था डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273, यही पढ़ा था फॉर्मूला आपने। ठीक है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए मेरे भाई, मैं ऐसा कह दूं, अगर आपको केल्विन निकालना है तो 273 को मैं इधर कर दूं, तो आप खुद ही बताओ, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, माइनस में है, अगर इसे लेफ्ट साइड करोगे तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आएगा ना, 273। ये भी तो फॉर्मूला बन सकते हैं ना मेरे भाई दोस्त, नहीं बन सकता है ना। ठीक है, तो आपको जो मर्जी आप लगा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अगर आपको केल्विन निकालने हैं, आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है 25 डिग्री, ये दे रखा है 25 डिग्री प्लस का 273। ठीक है, कितने होंगे, 3 और 5 कितने होंगे, 8, 7 और 2 कितने हो गए, 9 और 2 का 2 कितने हो गए, 298 केल्विन। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने बना दिया है ना। इसका करना है तो आप क्या करोगे, आप अभी देखा, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यही फॉर्मूला होता है ना। तो केल्विन निकालने हैं आपको, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन नहीं चेंज करना है ना आपको, तो क्या लिखोगे, 373 प्लस 273, 273, तो क्या ऐड करोगे, कितने हो जाएंगे, 646, 646 केल्विन। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 9 के, तो इसलिए आप इसे इत्मीनान के साथ बनाना। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन कुछ है वो देखना। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको कारण बताने हैं। क्या करने हैं, कारण बताने हैं। किसके कारण बताने हैं, पहला आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि नेपथलीन की गोली समय के साथ अदृश्य हो जाती है ना। आपको मैं बात समझाता हूं। ठीक है, नेपथलीन की गोली आपने पढ़ा होगा, नेपथलीन जो होती है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आप इसका आंसर आपको रटना होगा तो रट लेना। अगर रटना नहीं होगा तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो आप इजिली लिख पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं बता दूं, नेप्थलीन की जो गोली होती है, ये आपने कहाँ पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन में पढ़ा था। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन में आपने ये पढ़ा था। ठीक है, आपने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन में, क्या पढ़ा था कि ठोस ठोस जो होता है मेरे भाई, ठोस क्या होता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसी के आपने एग्जाम्पल में नेफ्थलीन की गोली पढ़ा था, उसी के एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा था मेरे दोस्त, नेफ्थ नेफ्थलीन की गोली पढ़ा था एग्जाम्पल में। ठीक है मेरे भाई, तो मैं बता दूं, क्या कहोगे आप,
अगर आप ऐसे कह सकते हो, नेप्थलीन की गोली में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, ऐसे लिखोगे, नेप्थलीन की गोली में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, जिसके कारण ठोस नेप्थलीन की गोली धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होकर वो क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं तो आपको रटना है तो रटो ऐसे करके। नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन करता है, इसका मतलब है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बनने के। इसीलिए समय के साथ यह अदृश्य हो जाता है और कोई ठोस अवशेष बचता है ना। आप ऐसे याद करके लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्या करोगे, इजीली आप इसे आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, नेप्थलीन जो है जिसमें उत्पादन का गुण पाया जाता है, वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण से वो क्या होते हैं, कुछ समय के पश्चात वो क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला है मेरा दोस्त, लिखा है इत्र की गंध दूर तक फैल जाती है, इसके कारण बताने हैं आपको। ठीक है, आपका क्वेश्चन दूसरा टाइप का था। ठीक है, बगल में इत्र लगाने पे बगल के इंसान को कैसे पता चल जाता है, लेकिन मैं उसे दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके सामने लाया हूं ताकि आप इसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसे इजीली लिख पाओगे। ठीक है, आपको पता होगा इत्र जो होते हैं क्या होते हैं, पहले तो द्रव में रहते हैं, जैसे आप उसे स्प्रे करते हो तो गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पशील हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मेरे भाई, वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पशील हो जाते हैं, और आपको पता है वाष्पशील होके क्या होते हैं, वाष्प बन के क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। और आपको पता है मेरे दोस्त कि मेरे वातावरण में अगल बगल में क्या है, गैस है, तो ये आपको पता होगा वाष्प, वाष्प मतलब वाष्प को क्या कह सकते, गैस कह सकते हो ना आप, गैस, और ये वातावरण के भी तो गैस है। तो आपको पता है कि गैस में जो है विसरण के गुण पाए जाते हैं, किसे गुण पाए जाते हैं मेरे दोस्त, विसरण, विसरण के गुण पाए जाते हैं। मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, विसरण का गुण अत्यधिक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इत्र जो है गैस में मिलकर, मतलब वातावरण के गैस में मिलकर हमारे चारों ओर फैल जाता है, जिस कारण क्या करते हैं हम, इत्र का सुगंध महसूस कर पाते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्या लिखोगे, इत्र जो है वो वाष्पशील होता है ना, वाष्पशील होता है, और वह वातावरण के वाष्प के साथ बहुत अत्यधिक तेजी के साथ विस्तृत हो जाती है, और आसपास के क्षेत्र में वो क्या होती है, फैल जाती है, जिसके कारण हमें दूर से ही क्या होता है, उसका सेंट महसूस होता है। ठीक है, अगर आपसे कल की डेट में पूछे गरम गरम खाना का एहसास आपको दूर से ही कैसे पता चल जाता है, तो आप यही रीजन लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कभी खाना, मतलब कोई खाना अगर मान लिया आप बना रहे हो, ठीक है, खाना बना रहे हो, अगर कोई अच्छा सा खाना बना रहे हो, तो क्या होता है ना, इसमें क्या होते हैं ना, इसके जो कण होते हैं, ये खाना के जो कण होते हैं ना, जैसे इसमें आग के ऊपर रखे हो तो क्या होते हैं, इसमें गमन करते रहते हैं ना। आपको पता होगा उष्मा देने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है, कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है मेरे दोस्त, बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ने पे क्या होता है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गमन करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, और आसपास के जो वातावरण है ना, उसमें गैस के साथ क्या करते हैं, ये जो वाष्प हैं तेजी के साथ क्या होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, और हमारे चारों ओर फैल जाते हैं। इस कारण रसोई में बन रहे खाना का हमें क्या होता है, एहसास हो जाता है कि मेरे घर में ये खाना बन रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया, हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये आप इसके आधार पर अच्छे से आंसर लिख पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, आपको दे दिया है, एक ऑक्सीजन दे दिया है। ठीक है, आप खुद बताओ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, एक ऑक्सीजन गैस होता है। जल आपको पता है क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, और चीनी क्या होता है मेरे भाई, ठोस होता है। क्या होता है मेरे भाई, ठोस होता है। आप बताओ ठोस में क्या होता है, पदार्थ के कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो इसमें जो है आकर्षण बल, इसका जो है आकर्षण आकर्षण बल जो होगा अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। उससे कम किसका होगा, इसका होगा। इसका क्या होगा, उससे कम होगा। और इसका इसमें के बीच क्या होगा, आकर्षण बल सबसे कम होगा, तो सबसे अधिक किसमें होगा, चीनी में होगा। उससे कम किसमें होगा, जल में होगा। और उससे कम किसमें होगा, ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगला पांचवा क्वेश्चन पे। ठीक है, पांचवा मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको बताना है, ये जो आपको ताप दे रखा है, इसमें जो है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है वो आपको बताना है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भौतिक अवस्था क्या होगी मेरे दोस्त, ठोस होगा। लेकिन आप मेरे बात एक बात मेरा याद रखना कि 0 डिग्री पर ठोस ही भी रहता है और द्रव भी रहता है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है मेरे भाई, ठोस भी होता है और क्या होता है, द्रव भी होता है, क्योंकि आपको पता है ठोस से जो द्रव में चेंज होता है ना, उस समय क्या होता है, 0 डिग्री, उस समय 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ही रहती है।
अगर आप ठोस को गर्म करते हो मेरे भाई, ठोस को क्या करते हो आप गर्म करते हो, है ना? तो आपको जब तक ये ठोस, ये जब तक ये बर्फ, ये जब तक बर्फ जो है, जब तक ये पानी न बन जाए, जब तक ये पानी न बन जाए, तब तक जो है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि मैं ठोस के क्या कर रहा हूँ, ठोस के नीचे आग जला रहा हूँ, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, उष्मा दे रहा हूँ। इसका मतलब इसका उष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बर्फ का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का क्या होता है, बर्फ जो कितना डिग्री पे जम जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो आपको पता होगा हम इसके नीचे आग जला रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो इसका तापमान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान नहीं बढ़ता। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आपको पता है ठोस के कण जो होते हैं काफी नजदीक होते हैं ना, तो बर्फ के कण क्या होंगे, काफी नजदीक होंगे। तो इस कण की ऊर्जा को, इस कण के बीच आकर्षण बल जो होते हैं ना, कणों के बीच जो आकर्षण बल पाए जाते हैं, उसको तोड़ने के लिए जो आप उष्मा देते हो ना, उसको तोड़ने के लिए आप जो उष्मा देते हो ना, क्या होता है वो खर्च हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई, वो उष्मा क्या होता है मेरे दोस्त, खर्च हो जाता है। ठीक है, खर्च हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब तक द्रव ना बन जाए, तब तक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप क्या रहता है, निश्चित रहता है, वहीं पर रुका हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ही द्रव बन जाए, मतलब जैसे ही पानी बन जाएगा, जैसे ही क्या होगा मेरे दोस्त, पानी बन जाएगा, उसके बाद अगर आप उष्मा कंटिन्यू आप दे रहे हो, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते बढ़ते जाएंगे, द्रव अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है, कब तक द्रव अवस्था में रहेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कहाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहाँ रहेंगे, द्रव अवस्था पर रहेंगे। ठीक है, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कब तक रहेंगे, जब तक कि पूरा का पूरा जल वाष्प बन के क्या हो जाए मेरे दोस्त, पूरा का पूरा जल वाष्प बन के हवा में उड़ ना जाए, वायुमंडल में चला ना जाए, तब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये रुका रहेगा। ठीक है मेरे भाई, पता चल गया? तो अब बताओ 25 डिग्री पर क्या हो जाएगा? तो 25 डिग्री पर मेरे भाई द्रव हो जाएगा। क्यों द्रव हो जाएगा, जीरो पे ठोस है, जीरो पे ठोस है। उसके बाद जैसे ही 1 2 3 4 जीरो पे ठोस है, आपको पता है जीरो पे ही द्रव बन जाएगा, जीरो पे ही द्रव बन जाएगा। जैसे ही एक जीरो से ऊपर जाएगा, तो द्रव में ही होगा ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव ही रहता है। और आप पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही होती है ना, तो क्या होते हैं, वाष्प बन के भी उड़ने लगता है। ठीक है, आप क्या कहोगे, वाष्प, वाष्प कह दोगे या गैस कह दोगे, साथ ही साथ द्रव भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन है, पुष्टि हेतु कारण दे, कारण देना है आपको। क्या देना है, पहला क्वेश्चन है आपको, जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण देना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसका कारण देना है। देखा, लिखा है हम, इसका हिमांक, किसका हिमांक, जल, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आपको पता है। साथ ही इसका निश्चित क्या होता है, आयतन होता है, परंतु निश्चित आकार नहीं। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसीलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है, वह उसी का आकार ले लेता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको कमरे के ताप पर जल द्रव क्यों रहता है, वो आपके कारण आपको ऐसे लिखने हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो एक बार मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपको पता है मेरे भाई, क्या पता है, अनिश्चित आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और आयतन निश्चित होते हैं। साथ ही साथ इसमें बहाव के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए जल जो है क्या होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। आप ये याद करके जाओ, आप यह कॉन्सेप्ट ये जो सीख गए, सीख जाओगे, उसके साथ आप आंसर इजीली बना पाओगे। ठीक है, अगला लिखा है कि अलमारी, क्या लिखा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठोस है, आपको पता है अलमारी है तो ठोस तो है ही ना, तो ये ठोस क्यों है, ये आपको कारण देना है। तो इसका आप ऐसे लिखोगे, इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है ना। आपको पता है इसका एक आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है ना, पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुका है अपने। निश्चित होता है, यह दृढ़ होता है, और इसमें क्या होता है, बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो ऐसे जान सकते हो, निश्चित आकार और आयतन होता है, कठोर और दृढ़ होता है ना, ऐसे लिख सकते हो, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और यह क्या होता है, कठोर और दृढ़ होता है, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, इसीलिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर किसमें रहती है मेरे भाई, ठोस अवस्था में रहते हैं। तो आपको जिस आधार पे लिखना, आपको रट्टा मार के लिखना है तो रट्टा मार के लिखो। अगर आप मेरे भाई कॉन्सेप्ट, अगर मेरे भाई अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लेते हो, तो आप इसे आसानी से लिख पाओगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, आप आंसर रटने पे मत ध्यान दो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखोगे, लिखा है मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा है 273 केल्विन, इसी को कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इसी को क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को उसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो ये कह रहा है कि 273 पे बर्फ अधिक ठंडा होता है, लेकिन जबकि 273 पर पानी, आपको अभी हमने बताया था कि आपको पता है ये ठोस है, ये बर्फ, मान लिया जाए बर्फ है, क्या है, ये बर्फ है, और ये क्या है, मतलब ये जल है। ठीक है, आपको पता है बर्फ कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। ठीक है, और ये जल जो है, ये जल, ये भी जो होगा ना मेरे भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, इसका भी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
कब तक होगा? जब तक कि ये बर्फ पूरा का पूरा जल ना बन जाए, तब तक यहाँ का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या 273 केल्विन कह दो। ठीक है, 273 केल्विन कह दो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं कि बर्फ और यहाँ क्या है? जल। तो आपसे कह रहा है कि इसमें अधिक ठंडा है और इसमें क्या है? कम ठंडा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जानना है। लिखा है हमने यहाँ पे, केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ किसी द्रव या माध्यम से गुप्त उष्मा लेती है। क्या करती है? ये बर्फ क्या करती है? गुप्त उष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तित लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही उष्मा प्राप्त करता है। इसीलिए बर्फ अधिक शीतलता क्या करती है? प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त उष्मा नहीं लेता है। मैं इसे फिर से समझाता हूँ। आप बताओ मेरे भाई, ये बर्फ है, बर्फ को अगर आप आग देते हो, बर्फ को अगर मान लिया जाए आप क्या करते हो? आग देते हो। ठीक है, बर्फ को क्या करते हो मेरे भाई? क्या करते हो? आग देते हो। बर्फ को क्या करते हो? आग देते हो। ठीक है, बर्फ को अगर आप आग दे रहे हो तो बर्फ की उष्मा नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि इसके जो कण है ना, ये ठोस है, तो इसके कण जो है ना, क्या है? इसके कण के बीच आकर्षण बल काफी अधिक मजबूत मजबूत है। तो ये जो आप इसे उष्मा देते हो, गुप्त उष्मा जो आप इसे देते हो, तो क्या होता है? ये बल को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है। तो ये जो है ठंडी अधिक रहती है। लेकिन आप यही अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल है, अगर जल, आपको पता है बर्फ को हम गर्म करेंगे तो ये जल जब बनेगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जल रहेगी, है कि नहीं? अगर आप फिर भी इसे गर्म कर रहे हो, तो अब आप अगर आप इसे गर्म कर रहे हो तो ये जल अपना तापमान बढ़ाएगा। अपना क्या करेगा? अब तापमान बढ़ाएगा। ठीक है, और कब तक तापमान बढ़ाएगा? जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए, तब तक ये करेगा, क्या करेगा? ये अपना तापमान बढ़ाता रहेगा। ठीक है, लेकिन आप जब इसे देते हो, अगर आप मेरे भाई बर्फ को अगर क्या करते हो? आप उष्मा देते हो, ये अपना तापमान नहीं बढ़ाता। ठीक है, और अगर आप जल को उष्मा देते हो तो ये क्या करता है? अपना तापमान बढ़ाता है। अपना तापमान क्या करता है? बढ़ाता है ना? तो इसीलिए क्या होता है? बर्फ जो है आपको ठंडा महसूस होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन जल जो है क्या होता है? बर्फ से कम ठंडा आपको महसूस होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, है ना? ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट रह जाएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, फिर मैं आपको इसी चीज को फिर से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखोगे आप। अगला मेरा क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि किसमें होता है। तो मैं आपको बता दूं, भाप में जो होता है, भाप जो होता है ना, भाप में क्या होता है? जलने की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, क्यों होती है? उसका रीजन देखो, लिखा है हमने, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर मतलब पानी उबलने लगता है, तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेती है। मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, यहाँ आपने क्या देखा था? यहाँ बर्फ देखा, यहाँ पे क्या देखा? बर्फ। फिर यहाँ आपने देखा जल। ठीक है, आप ये यहाँ देखा जल। ठीक है, अब बताओ बर्फ कितनी पे थी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, और ये जल भी कितनी पे थी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, है कि नहीं? और आप क्या किया? इसे आप और गर्म कर रहे हो। तो आप जब इसे और गर्म करोगे तो ये तो क्या रहेगा? आप इसे गर्म करोगे तो आप 0 डिग्री से इसका तापमान क्या होगा मेरे भाई? इसका तापमान क्या होगा मेरे दोस्त? इसका तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये जल का तापमान कितना हो जाएगा मेरे भाई? जल का तापमान बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जब इस जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये जल जो है वाष्प के रूप में क्या होगा? ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। वाष्प के रूप में क्या होगा? ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मैं बताता हूँ, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है। ठीक है, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है? भाप बन के उड़ रहा है। ध्यान देना, ये 100 डिग्री पर अभी जल है, और यही 100 डिग्री तापमान पर क्या होता है? वाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है, वाष्प बन के क्या होता है? वाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है, तो अब बताओ, ये जल के नीचे जो आप आग दिए हो, अगर इस जल को आप उष्मा दे रहे हो, तो ये आपको 100 डिग्री तापमान कब तक रहेगा? जब तक ये जल पूरा का पूरा वाष्प बन के उड़ ना जाए। ठीक है, वाष्प बन के उड़ ना जाए। ठीक है, तो आप कहोगे मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होने लगा, मतलब वाष्प बन के उड़ने लगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि और हम अगर तापमान कंटिन्यू दे रहे हैं तो 100 डिग्री से तापमान अधिक क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वाष्पन की गुप्त उष्मा, मतलब कहने का मतलब ये, जल को वाष्प बन के उड़ने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है ना, इस जो यहाँ जो जल है, इस जल को वाष्प बन के उड़ने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हो, तो ये कब तक रहता है? ये जब तक रहता है जब तक ये जल पूरा का पूरा जल वाष्प बन के उड़ ना जाए। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये, तो ये जो 100 डिग्री आप तापमान देते हो, तो ये क्या होता है, जल के अणु के बीच के जो आकर्षण बल होते हैं उसे तोड़ने में क्या होता है, ये उष्मा खपत हो जाता है। लेकिन ये जल से जो वाष्प बन के उड़ रहा है, ठीक है, आप जो तापमान बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, तापमान तो बढ़ा रहे हो। तो ये जो वाष्प बन के निकली, ठीक है, ये जो वाष्प क्या कर रहा है, अपना तापमान और बढ़ा रहा है। तापमान क्या कर रहा है, और बढ़ा रहा है। ये जल है, अपना तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, फिक्स रखा है। लेकिन ये वाष्प जो है, वाष्प क्या करती है, 100 डिग्री तापमान पर क्या होती है, जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है। लेकिन साथ साथ हम जो उष्मा देते हैं ना, तो ये वाष्प क्या होती है, अत्यधिक उष्मा प्राप्त कर लेती है। क्या करती है, अत्यधिक उष्मा प्राप्त कर लेती है, जिस कारण जल से अधिक जलन हमें किसमें होती है, भाप में हमें जल से अधिक गर्म, मतलब भाप में हमें जल से अधिक क्या होती है, नुकसान होता है, ठीक है, भाप से। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि मैं आपको अच्छे से समझा पाने में सक्षम होऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रकार की डाउट लग रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने में, आप मेरे दोस्त कमेंट करोगे आप में, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर अगर लगे कहीं आपको कि अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, तो ताकि मैं इसे और अच्छे वे में समझा पाऊँ, ठीक है। यहाँ आपने जो जो भी डिजाइन विजाइन देख रहे हो, आपको ये सब नहीं बनाने आपके फेयर में, ठीक है, क्योंकि आप इसे नहीं बना पाओगे मेरे भाई, ठीक है, ये बनाना पॉसिबल है नहीं। मैं इसे क्रिएट करवाया हूँ, आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आखिरी ये मेरा क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उसका नंबर जब आप देखोगे, एनसीईआरटी का बुक में देखोगे, 9 नंबर का जब आप क्वेश्चन देखोगे, उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें एबीसी करके पूछ रहा है कि कौन सा क्या है, ठीक है। लेकिन मैं उसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम बना के मैं वहां पे यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे है ठोस, ये क्या है मेरे भाई, ठोस, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरा ठोस, ये है मेरा द्रव, और ये है मेरा क्या, गैस, ठीक है। ठोस से द्रव बनना, ठोस से द्रव में ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। द्रव का जमना कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। द्रव का गैस बनना, द्रव का गैस या वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का द्रव के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहता है, संघनन, है ना, संघनन कहलाता है। संगलम गलन कहलाता है, ठीक है, ये संगलन गलन और ये संघनन कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। और याद रखना, ठोस को सीधा द्रव, बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस को बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस बन जाना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। मैं सब कुछ आपको पीछे कॉन्सेप्ट के वीडियो में क्या किया हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ आते होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब कुछ याद में रखना है। एक बार आपको रिवीजन भी हो गया इसका, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आपके बुक में, इसके साथ साथ आपके बुक के बीच सब में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको और दे रखे हैं, उससे आप खुद से करोगे, वो आपके सेल्फ के लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट करोगे, ठीक है, तो मैं उसका क्या करूंगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो फिर से मैं एक वीडियो लाके मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। ये फार्मूला याद रखना है, केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 243, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। गुप्त उष्मा क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। गुप्त उष्मा क्या करती है, कुछ नहीं करती, बस अवस्था परिवर्तन करती है, ठीक है मेरे भाई। वो सब कुछ मैं गुप्त उष्मा के बारे में बता चुका हूँ। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से द्रव में सीधे, सॉरी, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टॉपर जो है आपके लिए कंटिन्यू अच्छी वीडियो ला रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर वाला वीडियो ला रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट इजीली वे में क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इन्फोग्राफिक स्टाइल में आपके सामने मैं नोट्स ला रहा हूँ, ताकि वो आपको क्या हो, विजुअली देखने में अच्छे लगे, आपको इंटरेस्ट लगे पढ़ाई से, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आज जो है चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब जो अगली वीडियो आएगी तो क्या होगी, मतलब आपके साइंस का सेकंड चैप्टर आएगा, ठीक है मेरे भाई। और मैथ्स में हमने अभी एक एक वीडियो पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। एक क्लास आ चुकी है, और अगली क्लास मैथ्स में भी आएगी, और साइंस में भी क्या होगा, साइंस में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी, जितना हमने सब कुछ पढ़ाया, आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और साथ साथ जो हमने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए उसकी भी प्रैक्टिस करने हैं, आपको सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना है। और आपके पास जो आपके साथ जो भी बुक है, वो क्या करना है, बुक के आपको क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चन से लगाने हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप अगर एक बार बुक को रीडिंग लगा पाओ तो अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे और अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।